हेलो बच्चों। जो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रेंड इन द M2+ से M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब जो ट्रेंड होता है हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल M2+ से M SRP वैल्यू का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3D के केस के अंदर। एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है ये ट्रेंड। तो इस ट्रेंड को सीखने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए, जैसे SRP वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है, किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसा आप सभी को पता है अभी, जैसे अगर SRP जो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर वो बहुत रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा होता है, मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, अगर वो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, भी खुद की रिड्यूसिंग पावर अगर ज़्यादा है तो वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, यानी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर SRP वैल्यू कम होती है तो मतलब उसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो अगर उस रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो वो अच्छा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपको सीखना है भी, अगर ये वाला प्रोसेस कब पॉसिबल होगा, जब SRP वैल्यू कम होगी। और अगर SRP वैल्यू कम होगी तो यानी SRP वैल्यू अगर कम होगी तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है। तो यानी जैसा कि आपको एक जर्नल एग्जांपल है, जैसे जिंक है, जैसे जिंक का को जब हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करता है, इजीली आसानी से क्या करता है, H+ को यानी हाइड्रोजन का इसको लिबरेट कर देता है। ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो जिंक है वो हाइड्रोजन लिबरेट क्यों करवा पाया, क्योंकि देखो जिंक जो है उसने क्या किया, हाइड्रोजन को H+ आयन को इलेक्ट्रॉन दिए। तो यानी अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो जो जिंक है वो अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा क्यों है, क्योंकि इसकी SRP वैल्यू कम है, तभी ये वाला प्रोसेस पॉसिबल हो पाया। यानी जो जिंक है उसने क्या किया, इस HCl से H2 को लिबरेट करवा दिया आसानी से। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है जिसको हम SHG बोलते हैं, तो वो SHG की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये मेटल विद नेगेटिव SRP वैल्यू, अगर कोई मेटल है अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव SRP वैल्यू आ रही है, तो वो क्या करती है, वो ईजिली H2 को लिबरेट करवा सकती है डाइल्यूट एसिड के अंदर से। ठीक है। जैसे यहाँ पे जिंक जो है ना, उसकी SRP वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए से इसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट करवा दिया। समझ में आ गया। तो यानी यहाँ मेटल सॉलिड से यहाँ पे जाना, मेटल +2 एक्वस में जाने के लिए देखो कैसे हम यहाँ से यहाँ जाना पॉसिबल कैसे होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, देखो जो मेटल सॉलिड है उसको हम क्या करेंगे, जैसे इसको सब्लिमेशन एनर्जी देंगे वो मेटल गैस स्टेट में आ जाएगा। और जैसे वो गैस स्टेट में आएगा उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो M+ गैस में आ जाएगा। फिर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो M2+ गैस में आ जाएगा। और जब यहाँ पे इसको हम पानी के अंदर डालेंगे, यानी बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी को ना वो इतनी ज़्यादा रिलीज होगी, जिसके बाद में ये M2+ एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब सब्लिमेशन एनर्जी दे रहे हैं तो मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं, तो ये पार्ट क्या हमारा, ये एंडोथर्मिक है। ठीक है। और गैसियस से जब हम कोई भी मेटल है गैसियस स्टेट में, अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये वाला प्रोसेस भी क्या है, यहाँ पे एंडोथर्मिक है। और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं अभी भी एंडोथर्मिक है। बट यहाँ पे देखो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी है, मतलब जैसे ही ये M+2 एक्वस से इधर गया तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुई है, यानी जो नेगेटिव वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है इनके कंपेरिजन में। यानी ओवरऑल जो प्रोसेस है ΔH की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। यानी यहाँ पे एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। तो यानी यहाँ पे जो SRP की वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है मेटल का वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करेगा। तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ऑक्सीडेशन उसका उतना ही ईजी होगा। तो 3D सीरीज़ की जो हम बात करते हैं, 3D सीरीज़ के अंदर अब क्या होता है, देखो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पता है साइज़ डिक्रीज़ होता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो यानी यहाँ पे आपको पता होगा जो M सॉलिड से M2+ एक्वस जाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही यहाँ से आ जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है।
और आपको पता है अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो यहाँ से आ जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्लियर? रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। तो यानी ये जो आपका जनरल ट्रेंड होता है ना, अपने एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा ये जो ट्रेंड है भी। ये जो 3D के इवेंट्स होते हैं ना, कुछ एक्सेप्शन शो करते हैं, मतलब ये आपका SRP वैल्यूज़ दिखा रखे हैं, ये जो भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी नेगेटिव SRP वैल्यू है इस लाइन के ऊपर, और सारे के सारे आपके 3D के मेटल है। तो क्या होता है, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, तो देखो SRP वैल्यू पहले तो क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। देखो SRP वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। फिर देखो अचानक से मैग्नीज का केस आया ना, तो SRP वैल्यू कम हो गई। यानी अगर यहाँ पे SRP वैल्यू कम हो रही है, मतलब मैग्नीज जो है वो एक अनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब वो Mn से Mn2+ जाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको पता है SRP वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही ज़्यादा Mn से Mn2, यानी कोई भी प्रोसेस है वो मतलब M सॉलिड से M2+ जाना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यानी SRP वैल्यू देखो, ये एक्सेप्शन केस है भी, मैग्नीज जो है उसका SRP वैल्यू बहुत कम होता है, मतलब वो ये इजीली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका कम है, तो यानी Mn से Mn2+ जाना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। फिर बाद में देखो फिर ये आयरन के केस में फिर बढ़ गया, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और फिर एकदम निकल के केस में फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि निकल के केस में भी SRP वैल्यू कम होती है, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा रिलीज होती है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये प्रोसेस भी बहुत आसान होता है। बट जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे ना, देखो कॉपर जो है ना, कॉपर एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसकी SRP वैल्यू पॉजिटिव है। यानी हम ये कह सकते हैं कॉपर के केस में, यानी कॉपर एक ऐसा मेटल है जो मतलब जिसकी SRP वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यानी सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन केस आ गया यानी कॉपर का। यानी कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या नहीं कर सकता, कॉपर डज नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड। तो आपको पता भी होगा, 10th क्लास लेवल पे आपने सीखा भी होगा, अभी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है, वो H2 लिबरेट नहीं करा सकता। बट एक्चुअली में उसका रीज़न यही होता है क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो H2 को लिबरेट नहीं करवा सकता, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो आपको दिख रही है ये वैल्यू सारी की सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। कुछ वैल्यू कैलकुलेटेड भी होती है। जिंक की भी SRP वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी जिंक से Zn सॉलिड से Zn2+ जाना भी क्या आसान है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि उसकी SRP वैल्यू कम होती है। बट कॉपर की पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो जिंक से Zn सॉलिड से Zn2+ एक्वस जाना भी आसान है। क्यों आसान है ये भी आपको पता होगा, क्योंकि जो जिंक होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d10। मतलब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो यानी यहाँ से आ जाना क्या आसान है, ठीक है। मैग्नीज की बात करें तो देखो मैग्नीज के केस में भी हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता है, तो इसलिए Mn से Mn2+ जाना आसान है, यानी इसका SRP वैल्यू बहुत कम होगा। इसका अगर SRP वैल्यू कम होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, तो ये अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। निकल 2+ की बात करें, देखो निकल 2+ के केस में अगर आपसे पूछ ले भी निकल 2+ जो है उसका प्रोसेस होना आसान क्यों होता है, तो आप उसके आंसर में लिखोगे रीजन में ड्यू टू द हाई हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब निकल 2+ का भी क्या होता है, SRP वैल्यू कम होती है। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है तो यानी उसकी रिडक्शन करने की पावर क्या है, कमज़ोर है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन की पावर अच्छी है। अगर उसकी ऑक्सीडेशन की पावर अच्छी होगी तो यानी वो क्या करेगा, दूसरे को अगर खुद का उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, यानी वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये ध्यान रखना आपने, क्लियर। तो ये सारे के सारे रीज़न मैंने आपको समझा दिए। जैसे मैग्नीज का रीज़न मैंने आपको समझाया, क्योंकि Mn से Mn2+ जाना इसलिए आसान होता है क्योंकि उसकी क्या होती है, SRP वैल्यू कम होती है, और आप सभी को भी पता है अभी, ठीक है बेटा। तो ये मैग्नीज, निकल, जिंक, इन सभी के रीज़न मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड ट्रेंड से ये वो मोर नेगेटिव शो कर रहा है, जैसा कि आपने भी ग्राफ के अंदर भी देखा। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड सिप सेल ऑफ Mn2+ एंड द कंप्लीटली फील्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन इन Zn2+ आर रिलेटेड। ये रीज़न आप इनके लिखोगे भी। अगर जिंक का पूछेगा तो आप ये लिखोगे भी, Zn2+ में क्या होता है, वो फुली फील्ड स्टेबल हो जाता है, SRP वैल्यू उसकी कम हो जाता है। ऐसे मैग्नीज में वो हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता है। निकल का पूछेगा तो आप बताओगे ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, ठीक है ना, उसकी वजह से ये ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है भी, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी, निकल के केस में हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये रीज़न आप लिखोगे, ठीक है। हाफ फील्ड फुली फील्ड स्टेबल तो ये होता ही नहीं है, ठीक है ना, D8 होता है। तो ध्यान रखना आपने यहाँ पे नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको रीज़न में डालना है, ठीक है।
आगे क्या दे रखा है, जनरल ट्रेंड टुवर्डनेस नेगेटिव ई नॉट वैल्यू क्रॉस द सीरीज रिलेटेड टू द जनरल इंक्रीज टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनेशन एनर्जी। कॉपर का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो कॉपर के बारे में पूछा जाता है भी कॉपर 2+ एक्वस ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है एज कम्पेरिजन टू कॉपर +1। तो बेटा जैसा कि आपको पता है जो कॉपर होता है ना, हैव ए पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये H2 को लिबरेट नहीं करा सकता एसिड से, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ते हैं। नाइट्रिक एसिड हो गया, हॉट कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ये रिएक्ट कर सकते हैं कॉपर के साथ में। और बेटा यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले भी कॉपर 2+ एक्वस ज़्यादा स्टेबल क्यों है कॉपर प्लस से, तो आपको यही आंसर देना है कि देखो जब कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस जाओगे पहले तो सब्लिमाइज कराओगे, फिर इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो कॉपर +1 एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद तो ये D10 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाना तो बहुत मुश्किल है, तो यानी यहाँ से आ जाने के केस में के लिए क्या करेगा, ये क्या करता है मतलब बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज कर देता है ये कॉपर 2+ भी, जो इसकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो कॉम्पनसेट हो जाती है, मतलब यानी यहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ये रिलीज कर देता है, इसलिए वेरी हाई नॉट बैलेंस बाय हाइड्रेशन एनर्जी। भाई ये हाइड्रेशन एनर्जी से बैलेंस नहीं हो पाती है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है, इसलिए कॉपर 2+ एक्वस ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। तो सिमिलरली एक छोटा सा ट्रेंड और है, सेम वैसा ही ट्रेंड है M3+ से M2+ वाला, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। देखो सेम ही ट्रेंड है भी, यानी M3+ से जैसे आपने भी पढ़ा ना M2+ से M वाला, वैसे सिमिलरली ट्रेंड है। तो वही बात अभी यहाँ से आ जाना पॉसिबल कब होगा भी SRP वैल्यू कम होनी चाहिए, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो देखो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +3 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि देखो इनका SRP वैल्यू कम है सभी का, तो ये +3 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। Mn2+, Mn जो 2+ में ज़्यादा स्टेबल होता है। आयरन जो है वो +2 में और +3, वैसे तो +3 में भी दिखाता है आयरन, बट +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है। कॉपर हो गया तो ये +2 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। स्केडियम के केस की बात करें तो लो वैल्यू ऑफ Fe रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+ विच इज़ वेरी नो। तो वो Fe3+ पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि ये क्या बन जाता है, ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन जाता है, क्लियर। हाई वैल्यू ऑफ जिंक इज ड्यू टू द रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10 कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे देखो जिंक्स Zn2+ में जाना तो आसान है, क्योंकि आपको हमने पीछे सीखा हुआ Zn3+ में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है बुरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, SRP वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी ऐसे ही। तो ये थोड़ा जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे आयरन है +3 में जाना है, ये Fe2+ से Fe3+ में भी जा सकता है, बट मैग्नीज Mn2+ या Mn3+ में नहीं जा सकता, क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा। Fe2+ Fe3+ में जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि SRP वैल्यू कम होती है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और कॉपर का भी पूछा जाता है, देखो कॉपर 3+ क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि देखो कॉपर 3+ का अगर आपसे पूछ लेना अभी कॉपर 3+ ज़्यादा स्टेबल क्यों है, तो देखो कॉपर 3+ के केस में क्या होता है, देखो जो D के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये जो D के 5 ऑर्बिटल है ये क्या होते हैं, फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं आगे, यानी यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, T2G बन जाता है और ये आपका Eg बन जाता है। तो देखो यहाँ पे ये T2G हाफ फिल स्टेबल हो जाता है, देखो लिखा भी हो मैंने T2G हाफ फिल स्टेबल, जिसने कोड